चलिए, तो भारत के इतिहास में आज हमारा जो टॉपिक है वो पुष्यभूति वंश है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। लेकिन इससे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझिएगा, इसके अंतराल को समझिएगा कि कैसे गुप्त वंश समाप्त होता है, फिर एक नया वंश जो है जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है पुष्यभूति वंश के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा, पुष्यभूति वंश को समझने से पहले आपको ये जानना होगा कि गुप्त वंश के समाप्त होने का मुख्य कारण क्या था, या गुप्तों के पतन का मुख्य कारण क्या था। क्योंकि गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण या कला के क्षेत्र में जो है स्वर्ण युग का महत्व दिया जाता है, या ऐसा कहा जाता है कि गुप्त वंश जब था या गुप्त वंश के समय जो है भारत में जो कला और निर्माण का जो कार्य हुआ था उसके जो एवज था, उस एवज पर जो है उसे स्वर्णों के युग का महत्व दिया गया है। तो ऐसे में उस युग के पतन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, मतलब वो युग समाप्त क्यों हो गया, वह पतन क्यों हो गया, तो इसके बारे में पहले जानकारी लीजिए कि गुप्तोत्तर काल की शुरुआत से पहले गुप्त काल जो हुआ वो उसका पतन कैसे हुआ। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा बात करते हैं, देन फिर उसके बाद जो है हम आगे पुष्यभूति वंश में आएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, थोड़ा सा यहां पर याद रखिएगा कि गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था, मतलब क्या कारण था कि इनका डाउनफॉल आया और उसके बाद धीरे धीरे जो है गुप्त वंश समाप्त हो गया। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले याद रखिएगा कि गुप्त वंश के पतन का मुख्य कारण जो रहा है, इसमें 4 से 5 ऐसे कारण रहे हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसमें से पहला कारण है योग्य उत्तराधिकारी। ठीक है, तो योग्य उत्तराधिकारी का अभाव याद रखिएगा, मतलब ऐसे कंडीशंस आ चुका था कि शासक जो है अब योग्य नहीं था। ठीक है, अब कब तक की बात कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि जैसे ही स्कंदगुप्त का समय आता है, ठीक है, कुमार गुप्त स्कंदगुप्त का समय आता है, तो यहाँ तक के उत्तराधिकारियों को हम क्या मानते हैं, योग्य मानते हैं। लेकिन जैसे ही बाकी स्कंदगुप्त के बाद जो बाकी परवर्ती जितने भी उत्तराधिकारी हुए, शासक हुए, ये सभी एक राज्य को या केंद्रीय सत्ता को स्थापित करने में या लंबे समय तक बनाए रखने में योग्य नहीं थे। ठीक है, जिसके कारण यह योग्य उत्तराधिकारी जो है एक मुख्य कारण माना जाता है। याद रखिएगा कि योग्य उत्तराधिकारी की कमी होने के कारण यह गुप्तों के पतन का मुख्य कारण बना। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, विदेशी आक्रमण। ठीक है, आपको जानकारी होगा कि हुड़ों का आक्रमण हुआ था इस समय। ठीक है, तो हुड़ों के आक्रमण के साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही जैसे हुड़ों का आक्रमण होता है, तो हुड़ों के आक्रमण या विदेशी आक्रमण के साथ जो है यहाँ की स्थिति जो थी ये धीरे धीरे जो है पतन की ओर आगे निकली। और इसका मुख्य कारण समझिएगा कि बार बार हुड़ो देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, आप कितने भी मजबूत हैं, आपका जो पूरा का पूरा परिवार है, आपके पूरी जो संस्था है, आपका पूरा सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन बार बार जो है कोई विदेशी आक्रमण या कोई बाहरी आक्रमण आपके क्षेत्र में होता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, आपको थोड़ा सा कमजोर करेगा, कहीं ना कहीं वो कमजोर करेगा आपको। लेकिन जब लगातार ये आक्रमण होने लग जाए, तो फिर आपके समय एक समस्या उत्पन्न होगी, और योग्य उत्तराधिकारी अगर नहीं होगा तो फिर आपका ये पतन का कारण बनेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्कंदगुप्त के समय जो है ये बातें आगे तक चली गई थी कि हुड़ों का आक्रमण तो हुआ, ठीक है, और उसे विफल भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है यह आक्रमण बार बार जो है अब गुप्त वंश के लिए जो है क्या हो रहा था, नुकसानदायक हुआ था। तो ये याद रखिएगा कि विदेशी आक्रमण भी कहीं ना कहीं इसका एक कारण था। ठीक है, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, धर्म का विवर्जन, या फिर आप इसे कह सकते हैं धर्म का बदलाव। ठीक है, देखिए, सामान्य तौर पर हमने गुप्त वंश के बारे में जब पढ़ा, तो हमने पढ़ा था कि ये वैष्णव धर्म को मानने वाले मुख्य धर्म था, यानी वैष्णव धर्म को मानता था ये साम्राज्य। ठीक है, लेकिन समय क्या हुआ, कुमार गुप्त के समय आपने पढ़ा होगा कि कुमार गुप्त का जब समय आता है, तो कुमार गुप्त ने क्या किया, तो कुमार गुप्त के समय जो है आपने याद रखा होगा कि ये बौद्ध की तरफ थोड़ा सा झुकाव प्रारंभ हो जाता है। यानी इस समय जो है बौद्ध धर्म का, देखिए इससे पहले जितने भी शासक रहे हैं ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, लेकिन अंततः जो है कुमार गुप्त के समय क्या होता है, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा कि
कुमारगुप्त के समय जो है यह दर्शाया जाता है कि यह जो है धर्म में परिवर्तन हुआ। अब देखिए धर्म के परिवर्तन के साथ बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण जो है क्या बदलाव होता है। मैंने आपको मौर्य साम्राज्य में बताया था ये बात कि जब बौद्ध धर्म को कोई शासक अपनाता है तो उसके द्वारा दान धर्म का काम काफी तेजी हो जाता है। ठीक है, और अगर दान धर्म अगर दान धर्म जो है काफी तेजी से बढ़ने लगे तो जो खजाना होता है उस पर भारी दबाव पड़ता है। खजाना पे दबाव पड़ेगा, आप दान दे रहे हैं। देखिए दान का मतलब क्या होता है, दान का मतलब होता है कि आपकी अपनी कमाई से आप दान निकाल कर दे रहे हैं। राजा की अपनी कोई कमाई नहीं होती है, तो ऐसे में जो है राजा अपने कहां से दान देगा, तो जो खजाना है, राजकोष जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये राजकोष से जब ये खजाना दिया जाएगा तो ये राजकोष भरता कैसे है, किसानों से। किसान जब काम करते हैं तो उसका टैक्स जाता है उनके पास, तो किसानों पर दबाव पड़ेगा, किसानों पर दबाव पड़ेगा तो भूमि पर दबाव पड़ेगा। इस तरीके से वो पूरी व्यवस्था जो है अब पतन की तरफ चली गई। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कुमारगुप्त के समय से जो है अब ये धीरे धीरे जो है पतन की ओर जाना प्रारंभ कर चुका था, क्योंकि धर्म में बदलाव हुआ था। कहीं ना कहीं एक कारण है, याद रखिएगा, धर्म में बदलाव के कारण भी जो है गुप्त वंश की समाप्ति का एक मुख्य कारण बना। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा सामंतों की स्थापना। ठीक है, केंद्रीय सत्ता में एक राजा जो होता है, सम्राट जो होता है या एक राजा जो होता है, वह अपनी स्थिति में सबसे बड़ी जो गलती करता है, याद रखिएगा, वो है सामंतों की स्थापना करके। ठीक है, अब एक जो राजा है, याद रखिएगा, इसने अपने आप को पाटलिपुत्र में स्थापित किया और हर जगह पर एक एक सामंत स्थापित कर दिया। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जब स्थिति ये बनी कि इन सामंतों की ये बात पता चल गई कि केंद्रीय सत्ता में आने वाला जो शासक है वह धर्म में दान के प्रति ज्यादा आसक्त हो चुका है। ठीक है, यानी कि धर्म में वह धर्म के प्रति आसक्त हो चुका है, तो वह जो है केंद्रीय सत्ता को स्थापित करने या बनाए रखने के लिए उसकी जो एक त्रिकोण मृति होती है, याद रखिएगा, जिसमें उसकी पूरी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो खोने लगा था। अब कारण क्या है समझिए, कारण ये है कि जब सामंत आप बना लेते हैं, उसका मतलब देखिए कि आप पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में उसको अधिकार दे चुके हैं। ठीक है, लेकिन आप केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि जब जब उस सामंत को यह पता चलेगा कि वहां का शासक कमजोर हो चुका है, वो अपने आप को क्या कर देगा, स्वतंत्र घोषित कर देगा और राजा बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्षेत्र छोटा होने लगेगा। तो गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत याद रखिएगा, स्कंदगुप्त के बाद ऐसी समस्या आई कि जहां पर सामंतों ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और यही कारण है उत्तरोत्तर काल की शुरुआत होने का, जिसमें पुष्यभूति शुंग, ठीक है, थानेश्वर के पुष्यभूति थानेश्वर के पुष्यभूति जो है, मौखरी वंश जो है, बहुत सारे ऐसे वंश जो है जिनकी शुरुआत होती है गुप्तोत्तर काल में। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या है, सामंतों की स्थापना करना। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और कमी थी, याद रखिएगा, नियमित सेना का अभाव। तो नियमित सेना नहीं हुआ करती थी इनके पास। ठीक है, तो सेना तो थी, लेकिन सेना किसके पास होती थी, छावनी के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो महाबलाकृत थे, ठीक है, तो महाबलाकृत का मतलब बलाधिकृत जिसे कहा जाता है, याद रखिएगा, तो ये छावनी के प्रमुख हुआ करते थे और ये सामंत के प्रमुख हुआ करते थे, यानी यही तो सामंत थे एक तरीके से। तो ऐसे में याद रखिएगा कि उनके पास क्या होता था, नियमित सेना होती थी। सामंतों के पास सेना होती थी, राजा के पास सेना नहीं होती थी। ठीक है, तो जब आवश्यकता पड़ी सेना की, तो ये सेना को देने से मतलब इनकार कर दिया इन्होंने। ठीक है, यानी कि जब जब लड़ाई की आवश्यकता हुई तो सामंत जो है ना, अपने देखिए, अगर राजा पावरफुल है तो सामंत उनके आगे झुकेंगे, लेकिन राजा जो है जहां ही अयोग्य घोषित हुआ या अयोग्य टाइप का दिखा उनको कि राजा तो अयोग्य है, ये प्रॉपर तरीके से उद्योग में क्षेत्र में या वाणिज्य क्षेत्र में या ट्रेड क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर सकता, प्रजा को खुश नहीं रख सकता या प्रजा के लिए सही ढंग से काम नहीं कर पाता, इसके पीठ पीछे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में सामंत जब देख लेते हैं कि राजा जो है ये प्रमुख तौर पर शासक नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में सामंत जो है अपने आप को, अपनी सेना को अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, अब सपोर्ट नहीं करते तो राजा जो है लड़ाई में गया है और यहाँ पर हार गया है। ठीक है, तो ये मुख्य कारण याद रखिएगा कि नियमित सेना नहीं होने के कारण भी ये गुप्त वंश का पतन होने का कारण निकला। ठीक है, तो ये मुख्य 4-5 कारण है, याद रखिएगा, गुप्तों के पतन का मुख्य कारण। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है, याद रखिएगा, लेकिन मुख्य कारणों के तौर पर आप 5 कारणों को याद रखिएगा, जिसमें योग्य उत्तराधिकारी का अभाव, विदेशी आक्रमण, धर्म का बदलाव, ठीक है, या सामंतों की स्थापना। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जो गुप्तों की थी वो ये है, याद रखिएगा, सामंत बनाना। ठीक है, गुप्तों के समय जो है सबसे बड़ी गलती जो मानी जाती है वो सामंतों की स्थापना है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर सामंत नहीं होते तो
सभी कोई डिपेंड किस पे करते हैं? राजा पर। राजा अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार जो है, हाँ सामंत अगर आप बना देते हैं तो याद रखिएगा सैनिक उनके पास छोड़ दिया आपने, अब वो तो पावरफुल हो गया ना, तो ऐसे में जो है यहाँ पर कमी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई कि गुप्तों का या गुप्त वंश का पतन का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पुष्यभूति, ठीक है, डायनेस्टी। अब इसके बारे में थोड़ी कहानी को समझते हैं। देखिएगा ये पुष्यभूति वंश क्या है इसके बारे में आप समझेंगे। ठीक है, तो गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद जिस वंश का उदय होता है या गुप्तों के पतन के बाद जो है जिस प्रकार से उसके सामंत जो है अलग अलग हो गए। ठीक है, गुप्त जो थे पहले एक बड़े क्षेत्र में रहते थे, ऐसे में याद रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का समय आता है और उसने जो है वल्लभी से लेकर पश्चिम बंगाल तक का क्षेत्र जीता हुआ था। उत्तर में कश्मीर से लेकर आपका नर्मदा नदी तक का क्षेत्र उसका था। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा ऐसे क्षेत्र जहां जहां पर सामंत उसके निवास करते थे, जैसे हरियाणा क्षेत्र में पुष्यभूति, ये जो पुष्यभूति है ना हरियाणा क्षेत्र का है, याद रखिएगा। तो हरियाणा के या थानेश्वर के जो है पुष्यभूति कहलाते हैं, याद रखिएगा। और इन्होंने जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो है ना सामंत के तौर पर थे, याद रखिएगा। तो पुष्यभूति जो था, याद रखिएगा, ये गुप्तों के सामंत के तौर पर पहले कार्य करता था। ठीक है, और जब गुप्त वंश पतन होने के आसार पे आ गया, यानी कि पतन होने लगा, डाउनफॉल आने लगा, तो इसने क्या कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, याद रखिएगा। और इसी प्रकार से अन्य राजाओं ने भी या सामंतों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और इसी के अंतर्गत याद रखिएगा इसे जो है गुप्तोत्तर काल कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखिएगा इसके बारे में दो तीन बातें समझिएगा। पहला, इस राजवंश की स्थिति क्या थी ये देखेंगे हम लोग। देखिएगा इसको समझने वाली बात है, ये सिर्फ ये समझिए पुष्यभूति वंश ना जो है ये बहुत सरल तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन उसको समझने से पहले आप ये समझिए कि पुष्यभूति वंश जो है ये मुख्य तौर पर क्या क्या चीजें, इस समय क्या परिणाम था। 6वीं शताब्दी के समय जो है ये मुख्य घटनाएं चल रही हैं, याद रखिएगा। 6वीं शताब्दी का समय है और ऐसे में याद रखिएगा। अब देखिए इसको समझिएगा। ठीक है, ये भारत का मैप आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से। अब देखिए यहां पर घटना क्या घट रही है और पूरी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये जो हिस्सा है ना, ये हरियाणा का थानेश्वर वाला क्षेत्र, थानेश्वर। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा ये जो है ना आपका मालवा का क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र, यहां का शासक था देवगुप्त। ठीक है, मालवा का क्षेत्र देवगुप्त का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये जो कन्नौज है, याद रखिएगा, कन्नौज यहां पर जो था, याद रखिएगा, गृहवर्मन, मौखरी वंश का था ये, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा असम का जो क्षेत्र है ये ब्रह्मपुत्र वाला हिस्सा, इसे इस समय जो है कामरूप कहा जाता था। ठीक है, जो आप अहोम जो राजवंश देखते हैं, याद रखिएगा, असम के क्षेत्र के लिए। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा यहां पर ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र यानी बंगाल का क्षेत्र, यहां पर जो वंश था, याद रखिएगा, इसे गौड़ वंश कहा जाता है। यहां का शासक था शशांक। शशांक से जुड़े हुए दो घटनाएं पूछी जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, समझते जाइएगा। अब देखिए यहीं पर जो है ना आपकी ये जो नदी दिख रही है आपको, ये दक्षिण क्षेत्र में, यहां पर चालुक्य वंश था इस समय, चालुक्य वंश। और यहां का शासक इस समय था, याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो यहां पर आप इन तीनों चीजों को समझने को सीखिएगा। थानेश्वर, मालवा में देवगुप्त, शशांक बंगाल का, गौड़ वंश का शशांक। ठीक है, तो ये चार जो श्रृंखलाएं हैं, पहला थानेश्वर, देवगुप्त, कन्नौज, चालुक्य और गौड़ वंश, इस श्रृंखला को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समय जो है 6वीं शताब्दी का समय है और घटनाओं को आप समझेंगे यहां पर इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर उन घटनाओं को समझिएगा सबसे पहले कि ये वो राजवंश हैं, याद रखिएगा, जैसे थानेश्वर। ठीक है, अब यहां पर एक बात देखिएगा, कन्नौज जो है ना इस समय, एक बात ध्यान रखिएगा कि कन्नौज को सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र माना जाता था एक समय में, कन्नौज सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ठीक है, इसके लिए काफी बार लड़ाई भी हुई है, याद रखिएगा। इस क्षेत्र में शासन करने के लिए जो है बार बार आपको
ठीक है, बार बार जो है यहां पर राजवंशों की चढ़ाई होती थी, आक्रमण होता था कन्नौज का क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, मालवा के शासक देवगुप्त और बंगाल के शासक गौड़ वंश जो थे शशांक, इनकी दोस्ती रहती है, ये दोस्त थे। ठीक है, और सभी कोई चाहते थे कि कन्नौज के क्षेत्र में जो है शासन करने का जगह मिल जाए अपने को, क्यों भारत का जो है केंद्र बिंदु के तौर पर इसे देखा जाता था और सभी की जो नजर थी वो कन्नौज पे शासन करने की थी। ठीक है, तो अब स्थिति ये बनती है, याद रखिएगा कि इन दोनों ने क्या किया था। देखिए, अब पहले मैं थोड़ा थानेश्वर के बारे में बताता हूँ, याद रखिएगा। थानेश्वर में जो है ना, सबसे पहला जो शासक रहा है थानेश्वर का, यानी थानेश्वर को स्थापित करने वाला, इसका नाम है पुष्यभूति। ठीक है, इसलिए जो है स्थापित करने के कारण जो है इस वंश का नाम ही क्या पड़ गया, पुष्यभूति वंश पड़ गया। या फिर कई बार जो है ना इसे आप एक और वंश के नाम से जानेंगे, वर्धन वंश। ठीक है, तो पुष्यभूति या वर्धन वंश के तौर पे जाना जाता है इसे, याद रखिएगा। और इसमें सबसे प्रमुख राजा जो थे, याद रखिएगा, वो तीन ही का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला प्रमुख शासक के तौर पर प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। ये तीन शासकों का नाम याद रखिएगा, प्रमुख शासक में इन्हीं तीन शासकों के बारे में इंपॉर्टेंस जाना जाता है। ठीक है, इनकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी याद रखिएगा हरियाणा का थानेश्वर। ठीक है, अब होता क्या है, इसके बारे में एक पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गया होगा कि थानेश्वर के बारे में तीन बातें याद रखिएगा। ठीक है, पहला कि थानेश्वर को स्थापित करने वाला या पुष्यभूति वंश को स्थापित करने वाला पुष्यभूति था। ठीक है, इसमें सबसे प्रमुख शासक जो है ये तीन ही याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, इनकी एक बहन भी थी, याद रखिएगा, जिसका नाम राजश्री है। ठीक है, इन दोनों की एक बहन है, क्योंकि ये दोनों भाई हैं, याद रखिएगा, ये दोनों जो है ना भाई हैं, और इनकी एक बहन भी है जिसका नाम क्या है, राजश्री। ठीक है, तो होता क्या है, याद रखिएगा, घटनाओं को समझिएगा इस समय को। ठीक है, तो जैसे ही पुष्यभूति वंश स्थापित होता है थानेश्वर में, उसके साथ ही साथ याद रखिएगा इधर मालवा का देवगुप्त, ठीक है, मालवा का देवगुप्त और गौड़ वंश जो है इसका शशांक। शशांक के बारे में हमेशा दो क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। ठीक है, ये नोट करके भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। पहला, शशांक जो है, याद रखिएगा, यह वह व्यक्ति है जिसने गौतम बुद्ध के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और गंगा में फेंकवा दिया था। ठीक है, तो बोधि वृक्ष को कटवाने वाला व्यक्ति जो था ना, वो यही था, याद रखिएगा। ठीक है, यानी बोधि वृक्ष को जो है कटवाया और गंगा में फेंकवा दिया, क्योंकि ये कौन सा धर्म को मानने वाला था, शैव धर्म को मानने वाला था, याद रखिएगा। तो दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि शशांक जो है किस धर्मावलंबी वाला व्यक्ति था, यानी शशांक जो है किसको या कौन से धर्म को मानता था, और दूसरा शशांक जो है या फिर दूसरा पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा प्राप्त, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति वाला जो क्षेत्र था यानी बोधि वृक्ष था, उसे किसने कटवाया था। ठीक है, ये प्रारंभिक समय में इतिहास से ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते थे, याद रखिएगा। शशांक का नाम याद रखिएगा, गौड़ वंश से संबंधित है। ठीक है, अब होता क्या है देखिए तो सबसे पहले याद रखिएगा होता क्या है, तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि प्रभाकर वर्धन के बारे में आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए। ठीक है, तो पुष्यभूति ने क्या किया था, पुष्यभूति ने जो, याद रखिएगा, थानेश्वर में पुष्यभूति वंश की स्थापना की। ठीक है, इस वंश की स्थापना के साथ ही साथ याद रखिएगा इसका जो पुत्र हुआ आगे चलकर आदित्य वर्धन, प्रभाकर वर्धन, इस तरीके से बहुत सारे लिस्ट याद रखिएगा, 7 से 8 राजा हुए हैं इसमें। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रभाकर वर्धन बनता है राजा, याद रखिएगा, तो हुड़ों का आक्रमण होता है इस क्षेत्र में, फिर से हुड़ों का आक्रमण होता है और प्रभाकर वर्धन ने इस प्रकार से हुड़ों का जो आक्रमण हुआ था उसे विफल किया था कि हुड़ों को एक डर लग गया था, यानी ज्वर, मतलब जो बुखार होता है ना, जैसे बोलते हैं ज्वर होना, तो याद रखिएगा इतिहासकार जो है ना यह बोलते थे कि
प्रभाकर वर्धन के डर से जो है हुड़ों को बुखार आ जाता था। ठीक है, इस प्रकार से जो है, और हुड़ केसरी कहलाता है ये। इसको, इसका जो है ना, प्रभाकर वर्धन का एक नाम दिया गया था हुड़ केसरी। ठीक है, हुड़ केसरी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हुड़ों को मारने वाला और भगाने वाला था ये। ठीक है, तो इसके बारे में जो है कहा जाता ये है कि हुड़ों से, मतलब ये हुड़ों को खौफ दिला देता था, इस तरीके का। ठीक है, तो काफी ज्यादा पावरफुल था, याद रखिएगा। ऐसे में क्या होता है, याद रखिएगा, प्रभाकर वर्धन ने क्या किया था, राजश्री का विवाह, ठीक है, किसके साथ करा दिया था? मोखरी पुत्र ग्रीवर्धन, यानी मोखरी वंश के जो राजा थे, याद रखिए, ग्रीवर्धन, उससे इसका विवाह करा दिया। ठीक है, इस तरीके से बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, कन्नौज से कनेक्शन आ गया उसका। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, शासकों का ना दो तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, या तो युद्ध कर लो, या तो फिर विवाह संबंध, है ना। तो विवाह संबंध के द्वारा जो है कन्नौज के क्षेत्र में इसने क्या कर दिया, अपना संबंध स्थापित कर लिया। तो राजश्री से जो है विवाह हो गया, किसका? ग्रीवर्मन का। ठीक है जब ये बात गौड़ वंश के शासक शशांक को पता चला और देवगुप्त को पता चला, क्योंकि दोनों दोस्त हैं, ठीक है, इसने क्या किया, इसने ग्रीवर्मन की हत्या कर दी। ठीक है, ग्रीवर्मन की हत्या हो गई है और राजश्री को किडनैप कर लिया, अपहरण कर लिया। ठीक है, अपहरण करके ले गए। अब ये बात जो है किसको पता चलता है? राज्यवर्धन को पता चलता है, क्योंकि अब प्रभाकर वर्धन के बाद शासक कौन बन गया था? राज्यवर्धन बन गया था। ठीक है, तो राज्यवर्धन के समय याद रखिएगा, ये क्या करता है, पहले तो ग्रीवर्मन की हत्या का बदला लेना था इसको। ठीक है, दूसरा राजश्री को छुड़ाना था इसको। तो ये जाता है राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन जो है ग्रीवर्मन का बदला लेने के लिए जो है, याद रखिएगा, देवगुप्त को मार देता है। ठीक है, देवगुप्त को मार दिया। अब शशांक को ये बात पता चली, अब वो राजवर्धन का दुश्मन बना है। ठीक है, अब राजवर्धन जो है, याद रखिएगा, इसकी भी हत्या हो जाती है। कौन कर देता है? शशांक। और यानी ये जो स्थिति बनी है, याद रखिएगा, ऐसे में लगातार बहुत सारे शासक की मृत्यु होती जा रही थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? बातें समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि पहले तो है राज्यवर्धन ने क्या किया था, ग्रीवर्मन की हत्या के एवज में जो है देवगुप्त को मार दिया। ठीक है, देवगुप्त को मार दिया। शशांक अभी जिंदा है, याद रखिएगा। और राजश्री को जो है किडनैप कर लिया था, किसने? शशांक ने कर लिया था, और बंगाल ले गया था। ठीक है, बंगाल का क्षेत्र ले गया था। अब यहीं पर क्या होता है, उसको, राजश्री को तो ये बात पता चल गई है कि ग्रीवर्मन की हत्या हो गई। अपने पति की हत्या के बाद जो है ना, वो क्षुब्ध हो गई थी। क्षुब्ध होने का मतलब थोड़ा पागल जैसा हो जाना। ठीक है, अब होता क्या है, अब इसी समय जो है ना, हर्षवर्धन जो है ये 16 साल का है, 16 वर्ष का, यानी 16 वर्ष की उम्र में जो है, याद रखिएगा, ये शासक बनने के लिए मजबूर हो गया था इस समय। इसके बाद दूसरा कोई चॉइस नहीं था शासक बनने के अलावा। ठीक है, तो शासक बनना इसकी मजबूरी थी। और 16 वर्ष की उम्र में क्या होता है, ये शासक बनता है, याद रखिएगा। और इस सिचुएशन में जो है ना, ये सोचिए, अपनी जो बहन है उसको बचाने जाता है और राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेने जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है बंगाल के क्षेत्र में, और शशांक को मार देता है। यानी इस तरीके से जो है शशांक को परास्त करता है यहाँ पर। और अब देखिए, यहाँ पर एक घटना जो है ना, जो बताई जाती है कि जब ये शशांक के पास गया हुआ था, तो राजश्री यहाँ से गायब हो चुकी थी। ठीक है, कहाँ गई थी? तो भाग चुकी थी यहाँ से। ठीक है, मूवी में देखा होगा आपने कि हीरो जो है बचाने गया है, लेकिन वहां पर जो, हाँ, पहले से ही भाग गई है वो, उससे बच के, तो ये उसको खोजने गया, वो वहीं फंस गया। फिर ऐसा होता है सिचुएशन। ठीक है, तो अब होता क्या है, समझिए कि ये राजश्री के पास गया है और राजश्री वहां से पहले से भाग गई है। कहाँ भागी है? तो जंगल की तरफ। ठीक है, वो आत्महत्या करने जा रही थी। ठीक है, तो उसने अपनी बहन को आत्महत्या करने से बचाया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हर्षवर्धन जो है अब अपनी बहन को तो बचाता ही है, साथ ही साथ अपने भाई का हत्या का बदला ले लेता है। ठीक है, और हर्षवर्धन जो है अब यहाँ पर शासक बन जाता है, याद रखिएगा। तो वो कहाँ का शासक है अभी? तो थानेश्वर का शासक है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि कन्नौज में अब कोई नहीं बचा है, क्योंकि राजश्री अकेली है अब। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, हर्षवर्धन ने क्या किया था, यहां से ट्रांसफर लेकर अपने इस क्षेत्र का विस्तार किया, और इस तरीके से जो है कन्नौज को राजधानी बना ली, और अपनी बहन के साथ मिलकर जो है अब यहां पर शासक बनता है। ठीक है, बातें क्लियर हुई यहां तक? तो यही आपको याद रखना है कि किस तरीके से पुष्यभूति वंश विस्तरित हुआ था। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है पुष्यभूति ने की थी। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा कि उसके बाद जो है महत्वपूर्ण शासकों के तौर पर जो है प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन का नाम आता है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लीजिए, फिर आगे हम चलेंगे इसके प्रैक्टिस पर। ठीक है, जल्दी से बताइए कोई क्वेश्चन इसमें।
हाँ, इसमें देखिए बहुत सारे, देखिए मैंने बताया ना कि जो शासक के तौर पर देखेंगे तो इनकी लिस्ट में जो है ना काफी लोग नाम है, लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक है याद रखिएगा, पुष्यभूति वंश को सिर्फ किसके लिए पढ़ाया था याद रखिएगा, हर्षवर्धन के लिए। ये जो व्यक्ति है ना, ये पूरा पुष्यभूति वंश को पूरा का पूरा विस्तरित करता है, क्योंकि देखिए गुप्त वंश के समय, ठीक है, गुप्त वंश के समय, फिर से दोहराता हूं, देखिएगा गुप्त वंश का क्षेत्र बहुत बड़ा था, ठीक है, कश्मीर को छोड़कर, दिख रहा है कश्मीर छूट चुका है अभी वापस, ठीक है, तो कश्मीर को छोड़कर बाकी क्षेत्रों पर जिसने शासन किया था गुप्त वंश के बाद, वो हर्षवर्धन था, ठीक है। अब हर्षवर्धन की कहानी मैं आपको सुना देता हूं, देखिएगा, तो हर्षवर्धन ने क्या किया था ना, दक्षिण अभियान करना चालू किया था, दक्षिण की तरफ। तो ये अभी आपको मैं एक लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, दिख रहा है चालुक्य वंश के बारे में, जो कि पुलकेशिन द्वितीय है, ठीक है। इसका अभिलेख याद रखिएगा, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख, ठीक है। इस अभिलेख से एक जानकारी मिलती है याद रखिएगा, कि जिसमें जब हर्षवर्धन ने दक्षिण की तरफ आक्रमण किया था तो पुलकेशिन द्वितीय ने उसे हरा दिया था, जिसके बाद उसका क्षेत्र सीमित हो गया और ये क्षेत्र केवल बच गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो केवल एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप अच्छा इतिहास पढ़ना चाहते हैं, इतिहास को समझ रखना चाहते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ 3 बातों पर ध्यान रखना है, ठीक है, कि गुप्त वंश के समाप्ति के बाद जो है पुष्यभूति वंश की शुरुआत होती है, और पुष्यभूति शुरुआत क्यों होती है, क्योंकि सामंत के तौर पर थे ये गुप्तों के, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा कि आपको एक राजवंश के बारे में ज्यादातर पढ़ना है, क्योंकि इसके बाद जो है ना सभी, याद रखिएगा, अंतिम हिंदू राजा के तौर पर जो है ना, मध्य भारत में स्थित अंतिम हिंदू राजा, क्योंकि इसके बाद जो है ना आपको राजाओं का महत्वपूर्ण स्थिति नहीं मिलेगा, छोटे छोटे राजा मिलेंगे आप, ठीक है। जितने भी राजा होंगे सब छोटे छोटे स्थिति पर जो है ना, चाहे वो चौहान वंश की बात हो, चाहे वो अन्य राजाओं की बात हो, सभी छोटे छोटे क्षेत्र पे शासन करते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र अंतिम तौर पर बचा हुआ है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है, जैसे ही हर्षवर्धन का समय समाप्त होगा, उसके बाद कोई भी इतना बड़ा क्षेत्र को जीतने वाला शासक नहीं बचेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे शासकों में आपको 3 राजाओं का नाम याद रखना है जो कि पुष्यभूति वंश से संबंधित है। पहला कौन है? प्रभाकर वर्धन, दूसरा है राज्यवर्धन, और तीसरा है हर्षवर्धन का नाम, ठीक है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में, देखिएगा। बाकी राजाओं की बात करें तो नंदीवर्धन है इसमें, ठीक है, नरसिंह वर्धन है, ठीक है, बालेदित्य है, याद रखिएगा, ठीक है। तो नाम तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन आपको फोकस क्या करना है, मतलब देखिए, जैसे कि आपको मैंने अभी गुप्त वंश जब पढ़ाया था, तो गुप्त वंश में मैंने बताया स्कंदगुप्त के बाद काफी सारा राजा हुए, लेकिन उन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वो आवश्यक ही नहीं है। मतलब इतिहास में उनकी स्थिति जो है ना, उतनी आवश्यक नहीं जितनी आपको पढ़ने योग्य आपके लिए वो जगह बने, ठीक है। तो जहां पर आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है वो पुष्यभूति वंश के संबंध में, उसमें आपको 3 के बारे में पढ़ना है, और सबसे ज्यादा जो पढ़ना है 3 के बारे में भी सबसे ज्यादा पढ़ना है, वो किसके बारे में पढ़ना है? हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पुष्यभूति वंश जो है अपने आप कंप्लीट हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने इसकी कहानी जो है शुरू से बता दी है कि किस तरीके से हर्षवर्धन को कन्नौज मिलता है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या बताया, कन्नौज पर सबका फोकस है, तो हर्षवर्धन को कन्नौज कैसे मिला, ये कहानी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिएगा। तो पुष्यभूति वंश में याद रखिएगा, इसका संस्थापक है पुष्यभूति, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा, प्रमुख शासक की बात की जाए, ठीक है, तो इसके प्रमुख शासकों में बहुत सारे शासक आते हैं, याद रखिएगा, लेकिन मैं मुख्य शासकों की ही बात करूंगा केवल। तो देखिएगा, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, और उसके बाद आता है आपका हर्षवर्धन, और बहन राजश्री, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, इस समय में इनकी जो पृष्ठभूमि है, ठीक है, इस पृष्ठभूमि के अंतर्गत याद रखिएगा, ठीक है, और याद रखिएगा इसका विवाह किसके साथ हुआ था? कन्नौज के शासक थे, याद रखिएगा, गृहवर्मन, ठीक है, नाम मत भूलिएगा, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
और इसके अलावा जो है याद रखिएगा हर्षवर्धन का जो पुत्र होता है, ठीक है, वल्लभी क्षेत्र से, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। चलिए, तो देखिएगा इनके बारे में 3 बातें हम पहले करेंगे। पहला तो ये है, याद रखिएगा, जिसमें इसकी पृष्ठभूमि या इंट्रोडक्शन की बात करें, याद रखिएगा, तो पुष्यभूति वंश कहां से आया था, तो याद रखिएगा ये गुप्तों के सामंत के तौर पर कार्य करते थे। ठीक है, और जैसे ही गुप्त का पतन होने लगता है या दुर्बलता होने लगती है, उसमें कमजोर होने लगते हैं, डाउनफॉल आने लगता है, तो उसके बाद जो है पुष्यभूति ने क्या किया था, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। ठीक है, और इस प्रकार से जो है थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाते हैं, याद रखिएगा। थानेश्वर कहां पर है, हरियाणा में, याद रखिएगा। ठीक है, राजधानी साथ ही साथ याद रखिएगा इसके संबंध में सबसे पहला जो शासक रहा है, ठीक है, तो उसके संबंध में याद रखिएगा ठीक है, प्रभाकर वर्धन जो है सबसे प्रमुख राजा रहा है। ठीक है, यदि आपसे कहा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो प्रभाकर वर्धन का नाम याद रखिएगा। ठीक है, पुष्यभूति वंश का, ठीक है, पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन है। तो देखिएगा प्रभाकर वर्धन से स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, याद रखिएगा इसकी उपाधि जो है ना, और इस ये जो है काफी प्रतापी और बलशाली शासक कहलाता है, याद रखिएगा, प्रतापी और बलशाली शासक। ठीक है, ये जो है अगर वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन माना जाए, तो याद रखिएगा प्रभाकर वर्धन है। यानी उसके कारण जो है पुष्यभूति वंश को जो है शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त हुई थी, इसलिए याद रखिएगा प्रभाकर वर्धन का नाम सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा इसके कुछ उपाधि है, जैसे सिंधुराज, हुड़, हरिन, केसरी। सिंधुराज, हुड़, हरिन, केसरी, याद रखिएगा ये सभी उपाधि हैं जो कि इसको मिले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे हुड़, हरिन, केसरी का मतलब होता है कि, ठीक है, हाँ, हुड़ों को मारने वाला, ठीक है, तो हुड़ों को मारने वाला शेर। ठीक है, केसरी मतलब यहाँ पर शेर है, याद रखिएगा, तो हुड़ों को मारने वाला या हराने वाला शेर। ठीक है ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा इससे संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रभाकर वर्धन ने जो है मौखरी वंश से जो है क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। किसका, तो प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन था, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, और पुत्री कौन थी, राजश्री, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये फैमिली मैटर जो है थोड़ा सा याद रखिएगा कि प्रभाकर वर्धन ने जो है ना ये समझ गया था कि भारत के क्षेत्र में अगर कोई सबसे प्रमुख शासक के तौर पर अभी जाना जा सकता है तो वो मौखरी वंश है। और मौखरी वंश कहां पर था, कन्नौज के क्षेत्र में। ठीक है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है मौखरी वंश के बारे में, याद रखिएगा, मौखरी वंश गृहवर्मन। ठीक है, तो इसके साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह कर देता है ये प्रभाकर वर्धन, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखिएगा मौखरी के बारे में हम सिर्फ 3 बातें याद रखेंगे, क्योंकि आगे जाकर भी आपके मौखरी वंश को आप कुछ बातों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं जो है राज्यवर्धन के से स्टार्ट कर रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है तो देखिएगा इतना आपको याद रखना है प्रभाकर वर्धन के संबंध में। ठीक है, ये सारी बातें प्रभाकर वर्धन के संबंध में याद रखिएगा। अब इसके अलावा जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखिएगा, ठीक है, प्रभाकर वर्धन के संबंध में, तो याद रखिएगा पुष्यभूति वंश के संबंध में ना 3 बातें बोली गई है, याद रखिएगा। पहला बात ये कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये वैश्य थे, ठीक है, और कुछ लोग मानते हैं ये क्षत्रिय थे। ठीक है, जाति के तौर पर या उत्पत्ति के तौर पर कई बार जो है ना इतिहासकार अलग अलग स्थिति में जाते हैं, याद रखिएगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये वैश्य थे और ये कुछ लोग मानते हैं ये क्षत्रिय थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि पुष्यभूति जो था ये शिव भक्त था। ठीक है, मतलब ये जो इसके बारे में कहा जाता है ये क्या था, शिव भक्त था, याद रखिएगा। हालांकि कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता ये बातें, लेकिन
मेमोरी के लिए बस हम इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना किसका सबसे ज्यादा प्रभाव था, तो एक आचार्य थे, याद रखिएगा, भैरवाचार्य, ठीक है, शैव सन्यासी थे, भैरवाचार्य शैव सन्यासी। इसी का प्रभाव जो है पुष्यभूति पर पड़ा था, याद रखिएगा उसका प्रभाव, ठीक है। इसके कारण वो क्या बन गया था, शिव भक्त बन गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रोटेशन एक बार याद रखिएगा। जैसे हम देखते हैं कोई चीनी यात्री या बौद्ध अनुयायी जो होता है, याद रखिएगा उसके प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। तो उसी प्रकार जो है पुष्यभूति जो है भैरवाचार्य के शैव के सन्यासी के प्रभाव में आकर शैव भक्त हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है। शिव भक्त, उसी को शैव भक्त कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब अगर आप जैसे विष्णु भक्त को वैष्णव भक्त कहते हैं, उसी प्रकार जो है शिव को शैव भक्त कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, शिव भक्त बोलने से क्या होता है, शिव भक्त का मतलब अलग होता है, शैव भक्त का मतलब अलग होता है। हालांकि कंपेनियन वही है, लेकिन अलग कैसे होगा, देखिए इस बात को समझिएगा, हिंदी के छोटे शब्दों का फर्क है इसमें। शिव भक्त जब हम बोलते हैं तो ये क्या दर्शाता है, भगवान शिव को दर्शाता है। लेकिन जब शैव भक्त बोलूंगा मैं तो ये पूरे धर्म को दर्शाता है, याद रखिएगा। यानी जब मैं बोलूंगा शैव तो इसका मतलब है कि वो पूरे धर्म की बात कर रहा है, एक पूरे के पूरे धर्म का अवशेष ले रहा है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप जो है ना, अब इसको समझिएगा दोनों में अंतर कितना दिखता है, ठीक है। आप रास्ते पे जा रहे हैं लेकिन आप जो है ज्यादातर जो है माताओं को मानते हैं, ठीक है, दुर्गा माता की पूजा करते हैं ऐसा बोलते हैं आप, ठीक है। लेकिन रास्ते में जाते हुए जो है शिव जी का मंदिर पड़ता है और वहां भी पूजा कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे में याद रखिएगा आप केवल क्या है, शिव जी की पूजा कर रहे हैं क्योंकि आप उनको मानते हैं, केवल भगवान के तौर पर मानते हैं, रिस्पेक्ट, ठीक है, एक तरीके से। लेकिन अगर आप शैव भक्त हैं तो माता को नहीं मानेंगे, याद रखिएगा। मतलब शैव भक्त का होने का मतलब है कि शैव के धर्म से संबंधित जितने भी करिकुलम होंगे, ठीक है, या फिर जितने भी चीजें उसके साथ जुड़ेंगी वो आपके साथ जुड़ जाएंगी और बाकी किसी भी धर्म के प्रति आपका निष्ठा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको कि एक धर्म को मानना बिल्कुल अलग होता है और एक भगवान को मानना बिल्कुल अलग होता है। जब आप धर्म को मानेंगे तो दूसरे धर्म के प्रति जो है, जैसे देखिए हमने बोला है ना कि हिंदू हिंदू बेसिकली कोई धर्म नहीं होता है। जब हम मानते हैं बोलते हैं मैं हिंदू हूं, धर्म धर्म नहीं होता। ये धर्म क्या होता है, धर्म होता है जिसके परिपूर्णता, क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स है, ठीक है। उसको तो धर्म हमने बना दिया है, एक्चुअल में हिंदू कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो हिंदू के साथ क्या है, वो सभी को मानता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे सिख हो गए, तो सिख जो धर्म है, याद रखिएगा, ये क्या करते हैं, गुरुओं को मानते हैं, महत्वपूर्ण रूप से मानते हैं। तो इसके साथ जो है इनकी जो पूरी की पूरी जो पूरा जो इनका लिमिट होगा वो ऐसा बना होगा कि जिसमें इस धर्म से बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। मतलब उनके रूल्स रेगुलेशन बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, एथिक्स होंगे उनके, ठीक है। उसी प्रकार जो है बाकी चीजों में सभी का अपना एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। इस्लाम के लिए भी अपना क्राइटेरिया है कि आप क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म जो है ना वो कोई धर्म नहीं, क्योंकि इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया गया है, तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब तक किसी का क्राइटेरिया नहीं होगा वो धर्म कैसे बन पाएगा, ठीक है। मतलब जब आप किसी पर्टिकुलर कंपेनियन के साथ जो है जुड़ नहीं पाते, प्रॉपर तरीके से एक चीज को फॉलो नहीं कर पाते, तो आप उस धर्म को कैसे बोल पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि भगवान शिव भक्त होना और शैव भक्त होने में थोड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है। क्लियर है अभी, चले। तो याद रखिएगा ये शैव भक्त था, ठीक है। और शैव भक्त होने का मतलब है कि शैव धर्म को मानने के लिए अब ये परिपूर्ण था, ठीक है। चलिए अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि प्रभाकर वर्धन का समय जो है सिर्फ इतना था, याद रखिएगा कि इसके समय जो है हुड़ों का आक्रमण हुआ था और इसने जो है हुड़ों को हराया था, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा हुण हरिण केसरी, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है राज्यवर्धन, ठीक है। चलिए देखिएगा राज्यवर्धन के बारे में, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर जो है ना कुछ बातें आपको ध्यान रखना है कि राज्यवर्धन जब शासक बनता है तो मालवा का शासक
और बंगाल का शासक। देवगुप्त और शशांक, इन्होंने मिलकर क्या किया था, आक्रमण कर दिया था। कहां? कन्नौज में। इस समय जो है कन्नौज का शासक कौन था? ग्रीवर्मन। ठीक है, और इसकी हत्या कर दी गई, याद रखिएगा, उन दोनों के द्वारा। ठीक है, हत्या कर दी गई और इसकी पत्नी राजश्री का अपहरण कर लिया गया। ठीक है, और ये सारे बदले वाले केस हैं, याद रखिएगा। ये सब बदला लेना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि जो है कन्नौज के क्षेत्र को सभी लोग जीतना चाहते थे। याद रखिए, कन्नौज जो है ना, आगे जाकर कन्नौज की ख्याति के बारे में पढ़ेंगे आप कि कन्नौज की ख्याति क्या थी, उतना वैल्यू क्यों था कन्नौज के बारे में। ठीक है, तो याद रखिएगा, राजश्री का अपहरण कर लिया गया और गृहवर्मन की हत्या कर दी गई। क्लियर हुआ यहां तक बात? ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि राज्यवर्धन जो है, ये क्या करता है, याद रखिएगा, गृहवर्मन की हत्या का बदला लेने हेतु, ठीक है, इसने देवगुप्त को मार दिया था। ठीक है, देवगुप्त को मार दिया, और यहीं पर एक घटना होती है, याद रखिएगा, जहां पर जहां पर राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि मालवा का शासक, बंगाल का शासक देवगुप्त और शशांक आक्रमण करते हैं कन्नौज पर। ठीक है, और यहाँ का शासक होता है गृहवर्मन, शासक होता है, और उसकी पत्नी जो है राजश्री का अपहरण कर लिया जाता है। ठीक है, और उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, जिसका बदला लेने के लिए बाद में जो है राज्यवर्धन जाता है और देवगुप्त को मार देता है, और इसके बदले जो है शशांक जो है, क्योंकि देवगुप्त जो है शशांक का दोस्त था, याद रखिएगा, देवगुप्त के बदले राज्यवर्धन को मार दिया जाता है। ठीक है, अब इन सभी के बीच में जो है, याद रखिएगा, थानेश्वर का जो राजगद्दी था वो खाली हो गया था। यहां तक क्लियर हुआ बात? जब थानेश्वर का राजगद्दी खाली हुआ तो यहाँ पर 16 वर्ष का एक युवक था, ठीक है, जो कि अभी अपने युवावस्था में पहुंच ही रहा था। याद रखिए, कहां पर शशांक था? वो तो बंगाल में था ना, आक्रमण करके अपहरण करके ले गया था, अपने क्षेत्र में ले गया था। ठीक है, तो ये जो है वहां पर कन्नौज में टिके कैसे? देखिए, गृहवर्मन की हत्या का मतलब ये नहीं होता कि पूरे सैनिक भाग गए। कन्नौज एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे में जो है जब बंगाल के शासक और मालवा के शासक जब वहां पहुंचते हैं तो सैनिक तो अभी भी है ना। एक बात यहां पर देखिएगा, एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहीं पर थानेश्वर है, यहां पर बंगाल है और यहां पर मालवा है, तो ये उसके सपोर्ट में तुरंत पहुंच सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जब तक पहुंचे तब तक ये मारकर भाग गए थे। ठीक है, ये बात जब पता चलती है, याद रखिएगा, कि सपोर्ट के लिए जो है थानेश्वर क्यों नहीं जाएगा, अपनी अपनी बहन के सपोर्ट में तो जाएगा ही जाएगा, तो थानेश्वर भी जा सकते हैं तुरंत। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये प्रभाकर वर्धन और शशांक के मध्य जो शशांक की फैमिली है उसके मध्य की एक लड़ाई है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि बदला लिया गया गृहवर्मन से। ठीक है, तो इस तरीके से गृहवर्मन की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा, और कन्नौज का क्षेत्र तो सभी को चाहिए था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसके बाद क्या होता है, याद रखिएगा कि राज्यवर्धन जो है, राज्यवर्धन की हत्या हो जाती है,
और इसके बाद जो परिणाम होता है याद रखिएगा, हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बनता है। ठीक है, इसकी उम्र क्या है यहां पर, जिसकी उम्र जो है 16 वर्ष है, याद रखिएगा। एक 16 वर्ष का शासक जो है अब अपनी बहन को बचाएगा भी और अपने भाई का बदला भी लेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के द्वारा बंगाल पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, और यहीं पर दो परिणाम आते हैं, याद रखिएगा। पहला, राजश्री को आत्महत्या करने से रोका, और दूसरा, अपने भाई का बदला लिया। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा हर्षवर्धन ने अपनी बहन के साथ मिलकर कन्नौज को राजधानी बनाया, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। और शासन प्रारंभ किया। ठीक है, तो यहां तक हर्षवर्धन तक की कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, अब हर्षवर्धन के काल के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसकी प्रमुख उपलब्धियों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। इसका उपनाम है, याद रखिएगा, शिलादित्य। ठीक है, शिलादित्य। ठीक है, आगे चले। हाँ, अब यहाँ पर कहानी खत्म हो गई है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका टोटल जो एवज है उसमें फोकस रहेगा किसका, कन्नौज से शासन करने का, और हर्षवर्धन के बारे में ही सारा कुछ पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, उसकी उपलब्धियों को पढ़ेंगे। एक्चुअल में क्या होता है देखिए, कि गुप्त वंश के बाद ना कोई भी ऐसा शासक नहीं बना जिसने इतना बड़ा क्षेत्र अब बना पाया था भारत के क्षेत्र में, यानी केंद्रीय सत्ता को स्थापित करने वाला अंतिम शासक आप कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसके बाद जैसे देखिए, मौखरी वंश आया, छोटा सा, समाप्त हो गया। ठीक है, बंगाल का पाल वंश आएगा, सेन वंश आएगा, समाप्त हो जाएगा। कश्मीर का एक वंश अभी बचा है, वो आएगा, समाप्त हो जाएगा। तो छोटे छोटे जगह पे आप पर्टिकुलर एक राज्य का नाम पढ़ेंगे, भारत का नाम नहीं पढ़ेंगे आप कहीं पर भी। ठीक है, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि हर्षवर्धन एक ऐसा शासक है जो अंतिम रूप से इतना बड़ा केंद्रीय सत्ता स्थापित कर पाया है, वरना अब कोई नहीं कर पाएगा। तो याद रखिएगा, तीन राजाओं के क्रम पर आप कहानी याद रखेंगे कि मौर्य वंश ने केंद्रीय सत्ता स्थापित की थी, दूसरा गुप्त वंश ने स्थापित की थी, और तीसरा वर्धन वंश ने स्थापित की थी। इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, दक्षिण भारत। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही पुष्यभूति वंश समाप्त होगा और जैसे ही आप दो तीन वंश और पढ़ेंगे, तो अब मध्यकाल के इतिहास जो है प्रारंभ हो जाएगा, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में। याद रखिएगा, इसका उपनाम है शिलादित्य। ठीक है, इसे जाना जाता है शिलादित्य के नाम से, याद रखिएगा। और इसके संबंध में दो तीन जानकारी सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जैसे इसने जो है उपाधि धारण की थी परम भट्टारक, परमेश्वर, परम महेश्वर। ठीक है, तो इसके दो तीन उपाधि का नाम याद रखिएगा। एक महाराजा धीराज, महाराजा धीराज। ठीक है, दूसरे परम भट्टारक, परम महेश्वर, महाराजा धीराज। ठीक है, परम भट्टारक,
और परम महेश्वर। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है इसने उपाधि धारण किए थे, याद रखिएगा। और उसी के बाद देखिएगा इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी आप समझ में आ गया होगा, इस समय राजधानी परिवर्तित हो चुकी है और वो था आपका कन्नौज। ठीक है, इसकी राजधानी थी कन्नौज, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा इसका साम्राज्य विस्तार आप देखेंगे तो साम्राज्य विस्तार जो है कहां से कहां तक हो गया था। ठीक है, तो देखिएगा साम्राज्य विस्तार में याद रखिएगा उत्तर में, ठीक है, मैं यहां पर नॉर्थ लिख रहा हूं, साउथ लिख रहा हूं, वेस्ट लिख रहा हूं और ईस्ट लिख रहा हूं, इसको समझिएगा। ठीक है, तो नॉर्थ में जो है थानेश्वर, कश्मीर का क्षेत्र नहीं गया था, याद रखिएगा। ठीक है, थानेश्वर। ठीक है, तो उत्तर में जो है थानेश्वर है, नीचे में नर्मदा है, पूर्व में याद रखिएगा गंजाम, जगह का नाम है गंजाम, और वेस्ट में जो है आपका वल्लभी। ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखिएगा इस तरीके से जो है चारों क्षेत्र तक विस्तार इसका था। ठीक है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा, इसके समय में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, अब देखिएगा इस समय जो है ना इसका एक युद्ध याद रखिएगा जो कि मैंने अभी आपको बताया। इसके समय एक युद्ध हुआ था, चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ। ठीक है, युद्ध कहां पर हुआ था, नर्मदा नदी तट पर। ठीक है, नर्मदा तट पर हुआ था और यहीं पर जो है याद रखिएगा हर्षवर्धन हार गया था। और इसका क्षेत्र सीमित रह गया नर्मदा तट तक, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो नर्मदा तक क्यों सीमित था, क्योंकि हर्षवर्धन दक्षिण में भी बढ़ना चाहता था, उत्तर में तो स्पेस ही नहीं था एक तरीके से समझिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है दक्षिण में बढ़ना चाहता था और दक्षिण में बढ़ते हुए जो है इसने क्या किया, दक्षिण में नर्मदा तट पर जब पहुंचा तब तक से जो चालुक्य वंश का पुलकेशिन द्वितीय पहुंच गया वहां तक उसे लड़ने के लिए, याद रखिएगा, और इसने हर्षवर्धन को हरा दिया और यहाँ तक उसकी यात्रा जो है युद्ध यात्रा जो है सीमित हो गई। इसके बाद जो है हर्षवर्धन कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय की ये जानकारी कहां से मिलती है, तो याद रखिएगा एहोल अभिलेख से। ठीक है, तो एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती ही, याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हरा दिया था हर्षवर्धन को। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा यहीं पर जो है वेनसांग इसी के समय जो है भारत आया था, याद याद रखिएगा। यानी पूछा जाता है ना, जैसे गुप्त वंश में आपने पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है कौन आया था, तो फाहियान आया था। उसी प्रकार याद रखिएगा हर्षवर्धन के समय जो है ना वेनसांग आया था, चीनी यात्री वेनसांग, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, सभी के समय अगर कोई व्यक्ति आया है तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा व्यक्ति किसके समय में आया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां तक हो गया है बात, क्लियर हुआ बात। चलिए तो देखिएगा वेनसांग का यात्रा, वेनसांग के लिए आप दो बातें याद रख सकते हैं कि वेनसांग ने जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किया है, अध्ययन भी किया है। ठीक है, तो आपको जानकारी होगा कि भारत में जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय जो है या नालंदा के संबंध में जो जानकारी मिलती है, ऐसे में वहां संस्कृत का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो वेनसांग को संस्कृत नहीं आती थी। ठीक है, अब इसने क्या किया, पहले एडमिशन लेने से पहले 4 महीने जो है भाषा की पढ़ाई की और तब जाकर फिर वहां पर एडमिशन लिया और फिर पढ़ाई किया, याद रखिएगा। काफी लंबे समय तक जो है ये भारत में रहा है और इसके बहुत सारे डायरी जो है, याद रखिएगा, अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है इसने। ठीक है, तो ये जैसे फाहियान ने अपने टाइम पर किया था वैसे ही वेनसांग ने किया था, याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वेनसांग के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है और कौन आया था, तो इत सिंह भी आया था, याद रखिएगा। तो वेनसांग की यात्रा और दूसरा इत सिंह की यात्रा। ठीक है,
वेनसंग कब आया था? 629 में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, 629 ईस्वी में आया था और 645 तक रहा था। ठीक है, और वही इत्सिंग की बात करें तो याद रखिएगा, इत्सिंग जो है 637 ईस्वी में आया था, 637 ईस्वी में। तो दो व्यक्ति आए थे, याद रखिएगा, चीनी यात्री के तौर पर, पहला वेनसांग, दूसरा इत्सिंग। ठीक है, अब वेनसांग ने जो है ना अपनी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, सीयुकी। ठीक है, ये तो आपको जानकारी होगा ही, याद रखिएगा। वेनसांग की पुस्तक या वेनसांग की डायरी, इसका नाम है सी यू की। ठीक है, सी यू की, याद रखिएगा। फोकू की पढ़ा है आपने, फोकू की, फायान की डायरी का नाम फोक्यू की, उसी प्रकार है आपका सी यू की, याद रखिएगा। ठीक है, तो सी यू की जो है नाम से संकलित हुआ, और याद रखिएगा भारत में जो है ना इसको किस नाम से जानते हैं? इंतु के नाम से जानते हैं। तो भारत में इसे इंतु कहा जाता है, याद रखिएगा। इस पुस्तक का नाम इंतु है। ठीक है, और भारतीय इतिहास में जो है ना वेनसांग को एक संज्ञा मिली है, याद रखिएगा। वेनसांग को एक उपाधि मिली है, यात्रियों का राजकुमार। और इसे कहा जाता है नीति का पंडित। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित जो है वेनसांग को कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब वेनसांग के प्रभाव में आकर जो है ना हर्षवर्धन ने फिर क्या कर दिया था? बौद्ध धर्म के तरफ झुकाव प्रारंभ कर दिया था। हर्षवर्धन ने भी उसी के समय आया है ना, तो उस समय आया तो उसका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उसके प्रभाव के कारण याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म की तरफ फिर ये भी झुकाव प्रारंभ करता है। वेनसांग के कारण, देखिए वेनसांग जो है ना ये पहले से ही क्या है? अच्छा, वेनसांग या कोई भी व्यक्ति याद रखिएगा भारत में क्यों आना चाहेगा? कोई भी चीनी यात्री भारत में क्यों आता है? बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? केवल यात्रा करने के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया भेजिए या फिर विदेश भेजिए, भारत में क्यों आ रहा है? भारत जो है ना बौद्ध धर्म के लिए केंद्र का काम था इस समय। बौद्ध धर्म, चाइना में जो चीनी है याद रखिएगा या बौद्ध अनुयायी हैं, तो उनका मुख्य क्षेत्र क्या था? देखिए, जैसे हमारे यहाँ जो है ना धर्म का एक प्रतिरेक होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जो है माता के दर्शन के लिए कहीं भी दूर जा सकते हैं। ठीक है, शैव दर्शन के लिए रामेश्वरम जा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसका मतलब है कि चीनी जो यात्री थे ये फोकस करते थे कि भारत में ऐसा क्या है जो बौद्ध धर्म का इतना जो असर दिख रहा है भारत में, धीरे धीरे भारत से बाहर निकल गया था बौद्ध धर्म। ठीक है, तो उसके कारण याद रखिएगा, देखिए बौद्ध धर्म की शुरुआत कब हुई है? तो तीसरी शताब्दी से पहले की बात है ये, है ना। तो ऐसे में याद रखिएगा ऐसे में उस समय से अभी छठी शताब्दी आ चुकी है, यानी इतने सारे सालों में ये धर्म जो है अब चाइना तक पहुंच चुका है। तो लब जब यहां तक लोग जब उसकी बातें सुनेंगे तो पूछेंगे ना इसका केंद्र कहां पर है, तो केंद्र पर चलेगा भारत में है। तो भारत की तरफ लोग आएंगे कि भारत में ऐसी क्या है जो इस धर्म का शुरुआत हुआ, धर्म की जो शालीनता है या धर्म के बारे में जो उन लोगों का ज्यादा झुकाव रहा वो भारत की तरफ आएंगे। उस क्षेत्र को देखना चाहेंगे जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी क्षेत्र। ठीक है, उस क्षेत्र पे जाना चाहेंगे जहां पर उन्होंने उपदेश दिया, सारनाथ, जहां पर सबसे ज्यादा उपदेश दिया श्रावस्ती, उस जगह पर घूमने जाएंगे। तो लोगों का रुझान था भारत में आना। ठीक है, तो चीनी यात्री जो है इसलिए आते थे भारत, याद रखेगा। जब भारत आएंगे तो उनका शिक्षा दीक्षा हो चुका है, तो भारत में जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, तो इसके लिए जो है उनको अपनी चीनी भाषा के अलावा जो है संस्कृत भाषा भी सीखना पड़ा था। ठीक है, तो संस्कृत भाषा सीखना है तो आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पर, तो लंबे समय तक रुकना पड़ा था इनको, है ना। इस प्रकार से जो है भारत में जो यात्रा किया उन्होंने, तो ऐसे में कंपेयर किया, कंपेयर करने में पता चला कि ये जो है ना बाकी देशों से ज्यादा कहीं अच्छा, यहाँ का साम्राज्य जो है काफी अच्छा है। ठीक है, लोग ज्यादा खुश है, यहाँ के प्रजा जो है राजा के साथ मेलजोल करके रहते हैं, इनकी जो तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, वो काफी अच्छे हुआ करते थे। इस तरीके से इन्होंने अपने क्या किया है, अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा है। ठीक है, डायरी में लिखा है। उस डायरी को आज हम भारतीय इतिहास को जानने के लिए पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो भारतीय इतिहास को जानने के लिए इसलिए यात्रियों का ये सारा चीज पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इसके अलावा जो है
इसके दरबारी कवि के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि जो है तो याद रखिएगा बाण भट्ट, इसने लिखा है कादंबरी। हर्षचरित्र, ठीक है, हर्षचरित्र, ये सारी चीजें लिखा है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कुछ और नाम याद रखिएगा, जैसे पूर्व पिठिका, और एक और याद रखिएगा नाम आता है चंडी शतक। चंडी शतक, ये सभी जो है दरबारी कवि के द्वारा जो है रचना किए गए हैं, याद रखिएगा। इसकी स्वयं रचना भी है, याद रखिएगा, यानी हर्षवर्धन ने कुछ खुद से भी रचना की है। ठीक है, उसमें 3 रचनाओं का नाम याद रखिएगा, जिसे हम स्वरचना कहते हैं, वो थोड़ा सा याद रखिएगा। स्वरचना, ठीक है, मतलब हर्षवर्धन ने जो है स्वयं से रचना की है, याद रखिएगा। एक है आपका रत्नावली, दूसरा है नागानंद, नागानंद, ठीक है, तो रत्नावली, नागानंद, और एक नाम और याद रखिएगा जो कहलाता है प्रियदर्शिका, और इसी को आईएमपी रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, प्रियदर्शिका, इसको आप पहले से याद रख लीजिएगा कि स्वयं रचना में जो है ना पूछा जाता ये है कि हर्षवर्धन ने जो है निम्न में से कौन सी रचना की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए इसकी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो इसकी उपलब्धियों के तौर पर याद रखिएगा कि पांचवी बौद्ध संगति जो है ना, इसकी एक सभा की गई थी जैसे ही इसने वेनसांग के संपर्क में आया ये। ठीक है, इसकी कहानी को थोड़ा समझ लीजिएगा, यहां तक हो गया है। ठीक है, देखिए अब होता क्या है, वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, बौद्ध धर्म को अपनाया और एक सभा का आयोजन किया। ठीक है, एक सभा का आयोजन किया गया, यही इसकी उपलब्धि, याद रखिएगा, सभा का आयोजन करना। ठीक है, तो ये जो सभा है, याद रखिएगा, धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए जो है सभा आयोजित किया कन्नौज में, याद रखिएगा। और कन्नौज में जब ये सभा का आयोजन किया गया, याद रखिएगा, स्थान था कन्नौज, तो कुछ विद्वानों ने जो है ना इस सभा को पंचम बौद्ध संगति कहा। पंचम बौद्ध संगति, ठीक है, 4 तो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको जो है सिर्फ संगति को एक उपाधि दी गई है कि हर्षवर्धन ने जो है 5वीं बौद्ध संगति करा दी। ठीक है, तो ये कहा जाता है, केवल याद रखिएगा। ठीक है, ये इसकी उपलब्धि याद रखिएगा। उसी प्रकार जो है एक और उपलब्धि याद रखिएगा, इसका दूसरा उपलब्धि है प्रयागराज महामोक्ष परिषद की स्थापना। प्रयागराज महामोक्ष परिषद की स्थापना। ठीक है, तो प्रयागराज महामोक्ष परिषद की स्थापना याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में जो है, ठीक है, प्रयागराज में जो है एक सांसद महामोक्ष परिषद की स्थापना करता है, आयोजन करता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रत्येक 5वें वर्ष
सभा का आयोजन, ठीक है, महामोक्ष परिषद सभा का आयोजन करता है। और यहां क्या करता है, ये अपनी संपत्ति दान कर देता है। और अपने बहन के द्वारा दिया गया वस्त्र धारण करता है और चल पड़ता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रयागराज महामोक्ष परिषद की स्थापना याद रखिएगा हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, ठीक है। तीसरा इसका उपलब्धि याद रखिएगा जो कि वेनसांग ने बताया है। वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के लिए दान दिया और नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 100 गांव दान दिया था। ठीक है, तो वेनसांग ने बताया था कि हर्षवर्धन ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय के लिए शुरू से दान में देते आए। ठीक है, और उसके बाद जो है उसका खर्च चलने के लिए, जैसे उसका एक्सपेंसेस जो है याद रखिएगा, इसको मेंटेन करने के लिए जो है 100 गांव को जो है दान में दे दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। ठीक है, वहां से अब जो भी टैक्स आएगा वो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए कलेक्ट होगा। ठीक है, अब हर्षवर्धन की 2 मुद्राएं प्राप्त हुई याद रखिएगा, 2 जगह से, एक नालंदा से और दूसरा सोनीपत से। हर्षवर्धन की मुद्राएं, 2 मुद्राएं, एक नालंदा से मिला है, प्राप्त हुआ है, और दूसरा सोनीपत से मिला है। और दोनों मुद्राएं किसकी थी? कॉपर की थी, तांबे की थी। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा अंतिम बिंदुओं की बात करते हैं। तो याद रखिएगा इसके मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है ना, 2 बातें याद रखिएगा कि अब जो है कन्नौज जो है, देखिए अभी तक क्या था, गुप्त वंश में क्या था कि पाटलिपुत्र तक जो है ना लोग पाटलिपुत्र को हथियाना चाहते थे क्योंकि पाटलिपुत्र राजधानी था। लेकिन हर्षवर्धन ने कन्नौज को कुछ इस तरीके से बना दिया था कि लोग जो है अब कन्नौज के लिए लड़ाई करेंगे। ठीक है, और इसी में जो है याद रखिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है इसके जाने के बाद, त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, तो राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूटों का, पाल वंश का, प्रतिहार वंश का, ये तीनों का जो है, जिसे त्रिकूट संघर्ष कहते हैं या त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, किसका किसका नाम है? कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा कि राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। ठीक है, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा कि त्रिपक्षीय कन्नौज को प्राप्त करने के लिए कौन से त्रिपक्षीय में ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो 3 का नाम अगर आप याद रखेंगे तो आपको परमानेंट याद आएगा। पहला क्या है? राष्ट्रकूट है, दूसरा प्रतिहार है, तीसरा पाल है। ठीक है, तो 3 वंश जो है इस कन्नौज पर अधिकार करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि एक ऐसा महानतम शासक, कौन? हर्षवर्धन, जिसके मृत्यु के बाद जो है ना अब भारतवर्ष जो है अंधकार की ओर जाने लगेगा। ठीक है, अभी तक क्या था? अभी तक ये था, याद रखिएगा, कि गुप्त वंश के बाद जिसने इतनी बड़ी सत्ता को स्थापित किया था, इतनी बड़ी सत्ता को कायम किया था, उस कायम करने वाली सत्ता को जो है एक लंबे समय तक रखने के लिए जो है ना सिर्फ हर्षवर्धन का नाम लिया जाता है। ठीक है, वेनसांग ने इसकी खूब ख्याति जो है अपनी डायरी में लिखा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है हर्षवर्धन एक ऐसा शासक था जिसने जो है एक बड़ी सत्ता को केंद्रीय सत्ता में परिवर्तित करने में कामयाब हुआ। इसके बाद कोई शासक ऐसा नहीं बचेगा, सभी आपस में लड़ते मरेंगे और ऐसे में भारत का जो इतिहास है वो अंधकार की ओर जाने लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुप्त वंश के समाप्ति के बाद जो है एकमात्र शासक जिसने भारत के, उत्तर भारत की संस्था को मजबूत करके रखा था, वो था आपका
हर्षवर्धन, याद रखिएगा पुष्यभूति वंश का था ये, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा कि इसके जाने के बाद जो है ना, अब कन्नौज के लिए जो है ना लड़ाई चालू हो जाएगी, और कन्नौज को प्राप्त करने के लिए तीन वंश जो है आपस में लड़ेंगे, और इसी को बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, ठीक है। तो इसके बाद चालू होगा त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कि पूर्व मध्य काल का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। मतलब आप जो है आप पढ़ेंगे अगर इनके बारे में, तो आप मध्यकाल में प्रवेश कर चुके हैं आप, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है दक्षिण भारत में जो है अभी आप चालुक्य के बारे में पढ़ेंगे, याद रखिएगा चालुक्य वंश जो है दक्षिण भारत का टॉपिक बचा हुआ है। तो कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा, या तो हम त्रिपक्षीय समझौता के बारे में या संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, या फिर दक्षिण भारत का चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर आपका मध्यकाल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पूर्व मध्यकाल जिसमें चोल वंश आएंगे, याद रखिएगा, और धीरे धीरे जो है फिर आगे की कहानी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो। छोटे छोटे राजवंश जरूर रहे हैं, याद रखिएगा, जैसे कि वल्लभी के मैत्रिक वंश, मालवा के यशोवर्मन, ठीक है। चार चार लाइन के इनकी कहानी है, सिर्फ आपको ध्यान रखना होता है कि क्या छोटे छोटे राजवंश, जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाएगी तो वल्लभी क्षेत्र अलग हो जाएगा, तो वहां पर मैत्रिक वंश आ जाता है। अभी आपने पढ़ा पश्चिम के क्षेत्र में वल्लभी तक इसका राज है, तो वल्लभी क्षेत्र में कौन आ जाएगा, मैत्रिक वंश आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है मालवा में यशोवर्मन आ जाएगा, ठीक है। मालवा का क्षेत्र देवगुप्त का था, यशोवर्मन का समय बनेगा उसका, ठीक है। कन्नौज में आपने पढ़ा मौखरी वंश था, बाद में हर्षवर्धन का पुष्यभूति वंश आ गया, है ना। उसी प्रकार जो है बंगाल में गौड़ वंश, ठीक है, शशांक के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा कि हर्षवर्धन का समकालीन शासक कौन है, तो शशांक हर्षवर्धन का समकालीन है ये, ठीक है, मारा था इसको, याद रखिएगा, ठीक है। तो पेड़ को कटवाने की जानकारी मिलती है इसके, है ना। देखिए कभी भी अगर हर्षवर्धन की बहन को ही शासन करना होता तो कन्नौज क्यों आता, वो तो थानेश्वर से कर सकता था। उसके पास कन्नौज की तरफ जो है ना, कन्नौज, देखिए हमेशा ना एक बात ध्यान रखिएगा, भारत का इतिहास हो या किसी का भी इतिहास हो, अगर राजधानी है तो हर शासक उस पर कायम होना चाहेगा, ठीक है। और उसको पता चल गया कि केवल महिला जो है शासन कर रही है यहाँ पर, तो उस समय तो किसी भी महिला का नाम आपने पढ़ा ही नहीं होगा कि महिला के दौर पर जो है कोई शासन अधिकारी बना हुआ हो, ठीक है। यानी कि अगर आप झांसी की रानी की बात करते हैं ना, तो ये भी बहुत लेट आपको मध्यकाल के बाद इधर आधुनिक काल में मिलता है। यानी महिलाओं के द्वारा शासन करने के संबंध में जानकारी जो है ना, प्राचीन काल में बहुत जीरो के बराबर है। उस समय महिलाओं की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि उसको शासन करने दिया जाएगा, ठीक है। तो शासन के तौर पर जो है अगर कोई महिला शासन कर रही है तो मैक्सिमम एक दिन के बाद दूसरे दिन जो है दूसरा कोई ना कोई अधिकार कर लेगा उस पर, ठीक है। तो पहली बात तो कि अगर आप सोच रहे हैं प्रभावती गुप्त ने किया था, तो प्रभावती गुप्त के पीछे कौन था, उसके पिता थे, याद रखिएगा, ठीक है, वाकाटक वंश में, ठीक है। प्रभावती गुप्त का विवाह जो हुआ था, याद रखिएगा, रुद्रसेन द्वितीय के साथ। तो ऐसे में उधर चंद्रगुप्त द्वितीय भी तो बैठा था उसके लिए, और गुप्त वंश का ऐसा सम्राट, ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ अगर आपके सर पे है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए प्रभावती गुप्त जो है अपने बेटे के साथ संरक्षण के तौर पर जो है शासन कर पा रही थी, यही कारण था केवल, ठीक है। तो महिलाओं के क्रम पर शासन करने की जानकारी जीरो के बराबर है, याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए कन्नौज पे जो है इसके बाद जैसे ही हर्षवर्धन की समाप्ति होती है, लोग उसके लिए लड़ना चालू करेंगे और जो भी चाहे उस क्षेत्र को जीतने का प्रयास करते रहेंगे। तो इस तरीके से जो है एक त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ होता है, ठीक है। यहां तक ये कहानी आपको समझ में होगी। तो याद रखिएगा भारतीय इतिहास जो है ना, अगर आप इसी सीक्वेंस में पढ़ते चले जाएंगे तो आपको याद रहेगा, बहुत सारे पैटर्न याद रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए यही करते हैं, ठीक है।